बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं पावर टॉक। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान की एक और नुमाया सिफारती कामयाबी ने दुनिया की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर ली है, जहां कशीदगी के बीच एक ऐसा रास्ता निकला है जो ताकत नहीं बल्कि हिकमत की जुबान बोलता है। आलमी हालात के इस नाजुक मोड़ पर पाकिस्तान ने न सिर्फ एक जिम्मेदार किरदार अदा किया, बल्कि वो पुल बनकर उभरा जिसने फासले कम करने में अपना हिस्सा डाला। और यही वो पहलू है जिसका एतराफ खुद डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सामने आया, जिन्होंने अपने पैगाम में पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हुए इस किरदार को सराहा। यह लम्हा इस बात की गवाही देता है कि खामोश सिफारतकारी कभी कभी बुलंद तरीन आवाज़ बन जाती है, और पाकिस्तान ने इसी खामोशी में एक मजबूत पैगाम दिया है। यह भी हकीकत है कि चंद रोज़ कबल सूरत हाल एक मुख्तलिफ रुख इख्तियार कर चुकी थी, जब ट्रंप ने सख्त मौक़िफ़ अपनाते हुए आबनाए हुर्मुज़ पर नाकाबंदी की बात की और अपने बयान में वाज़ेह किया कि अमरीका इस अहम गुज़रगाह पर दबाव बढ़ाने के लिए तैयार है। यह ऐलान आलमी सतह पर एक तशवीश की लहर बनकर उभरा, जैसे समुंदर के बीच अचानक तेज़ लहरें उठ खड़ी हों। मगर इसी बीच सिफारती राब्तों ने एक नई समत पैदा की। पाकिस्तान की मेज़बानी और पसे पर्दा कोशिशों ने इस तनाव को कम करने में किरदार अदा किया, और यही वो मोड़ है जहां सख्ती से नरमी की तरफ सफ़र शुरू होता दिखाई देता है। अब जब आबनाए हुर्मुज़ के खुलने की खबर सामने आई है, तो ये सिर्फ एक रास्ते का खुलना नहीं, बल्कि आलमी मईशत के लिए एक नई सांस की मानंद है। तेल की तरसील की बहाली ने आलमी मंडी को फौरी रद्द अमल देने पर मजबूर किया, और कीमतों में कमी ने इस बात का इशारा दिया कि खतरे के बादल वक्ती तौर पर हटने लगे हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए जहां तवानाई बराह रास्त अवामी ज़िंदगी से जुड़ी है, ये पेशरफ्त किसी बड़ी राहत का पेश खैमा बन सकती है। और यही वो मकाम है जहां सिफारती कामयाबी अमली फ़ायदे में ढलती हुई महसूस होती है। ईरान और अमरीका के दरमियान जारी तनाव में नरमी और मुज़ाकरात के अगले मरहले की बाज़गश्त इस बात की अक्कासी करती है कि दुनिया अब तसादुम के बजाय मुकालमे की तरफ माइल हो रही है। पाकिस्तान इस सारे अमल में एक ऐसे किरदार के तौर पर सामने आया है जो न सिर्फ मेज़बानी कर रहा है, बल्कि एतमाद की फ़ज़ा भी कायम कर रहा है, जैसे दो मुख्तलिफ समतों में चलने वाले काफ़िलों को एक ही रास्ते पर लाया जाए। ये वो लम्हा है जहां अल्फाज, रवैये और हिकमत अमली सब एक साथ मिलकर एक नई समत का तयन करते हैं। ये तमाम पेशरफ्तें इस हकीकत को भी उजागर करती हैं कि आलमी सियासत में वही ममालिक अहम हो जाते हैं जो बहरान के बीच तवाज़ुन कायम कर रख सके। पाकिस्तान की हालिया सिफारती सरगर्मियाँ इसी समत की अक्कासी करती हैं, जहाँ एक तरफ दबाव की लहरें हैं तो दूसरी तरफ मुफाहमत की कोशिशें, और इन्हीं के बीच पाकिस्तान एक ऐसे मरकज़ की सूरत इख्तियार कर रहा है जहां बात आगे बढ़ सकती है, जहां दरवाजे बंद नहीं बल्कि खुलते हुए महसूस होते हैं। यूं मजमूई मंजर एक ऐसी कहानी सुनाता है जिसमें कशीदगी के साए अभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुए, मगर रोशनी की किरणें वाज़े दिखाई देने लगी हैं, और इन किरणों में पाकिस्तान का किरदार एक अहम रंग के तौर पर शामिल है। ये वक्ती कामयाबी हो या एक बड़े सिफारती सफ़र का आगाज़, मगर इतना ज़रूर है कि इस बार पाकिस्तान ने खुद को एक ऐसे किरदार में पेश किया है जो ना सिर्फ हालात को समझता है बल्कि उन्हें बेहतर बनाने की सलाहियत भी रखता है। मगर दाखिली मंजरनामा एक ऐसी कहानी भी सुना रहा है जिसमें सवाल सिर्फ हालात का नहीं बल्कि हुक्मरानी के अंदाज का भी है, जहां वादों की रोशनी अक्सर अमल की धुन में गुम होती दिखाई देती है, और आम आदमी के मसाइल गोया तरजीहात की फहरिस्त में कहीं पीछे रह गए हों। तवील लोड शेडिंग की थकन ज़दा रातें, मईशत की बेतरतीब धड़कन और रोज़मर्रा ज़िंदगी की बढ़ती हुई दुश्वारियाँ एक ऐसा एहसास पैदा कर रही हैं कि शायद समत के तायुन में कहीं ना कहीं कमी रह गई है। इसी पस मंज़र में तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मामलात एक अलग ही बाब खोलते हैं, जहाँ इख्तलाफ की सरगोशियाँ अब खुली आवाज़ों में बदलती जा रही हैं। क़यादत के बीच फासलों की लकीरें गहरी होती महसूस होती हैं, और सलमान अकरम राजा के मुमकिना इस्तीफ़े की बाज़गश्त एक नए मोड़ की तरफ इशारा करती है। सवाल यह है कि तहरीक इंसाफ अपने अगले कदम को किस तरह तरतीब देगी। क्या वो अपने बयानिए को असर नौ तरतीब देकर एक नई तवानाई के साथ सामने आएगी, या अंदरूनी कशमकश उसे मजीद उलझाव की तरफ ले जाएगी। बुशरा बीबी की सेहत से जुड़ी खबरें भी इस सियासी मंजर में एक नर्म मगर अहम पहलू के तौर पर मौजूद हैं, जो इंसानी पहलू को उजागर करती हैं। और यूं ये सारी तस्वीर एक ऐसे मरहले की अक्कासी करती है जहां हर फैसला आने वाले कल की समत मुतय्यन करने वाला साबित हो सकता है। इसी सब पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने। ज़ुबैर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो इस वक्त ये चीज़ तो इस्टेब्लिश हो चुकी है कि पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियाँ
अपने ज़ोरों शोर से जारी हैं। पाकिस्तान दुनिया भर के अंदर अपना मकाम पैदा कर रहा है, लेकिन एक ऐसे मौके पर हुकूमत की पॉलिसीज़ की वजह से जो महंगाई और बाकी चीज़ें तो हैं ही हैं, लेकिन अब जो लोड शेडिंग का मामला है, इस सब के ऊपर जो हुकूमत के बहाने हैं, हुकूमत की उसके ऊपर जो एक्सक्यूजेज हैं, किस तरह से देखते हैं आप इन्हें? गुडविल किसी काम की नहीं, अगर 25 करोड़ आवाम कोई फायदा ना उठा सके बल्कि उनकी जिंदगी खराब से खराबतर होती जाए, तो हुक्मरानों के लिए तो गुडविल बड़ी काम आएगी और आती भी है। पिछले हमने बहुत से अदवार ऐसे देखे हैं, अयूब खान से लेके जिया और फिर मुशर्रफ साहब। असल चीज होती है कि लोगों के मसाइल। मैं बहुत एक रेफरेंस देता हूँ कि हमारे खित्ते में बहुत से ममालिक हैं जिनकी कोई गुडविल नहीं है। मलेशिया है, इंडोनेशिया है, मालदीव है, बांग्लादेश है, इंडिया है। ये सारे जो हैं हमारे से बहुत आगे हैं, हर लिहाज से आगे, और द गैप बढ़ता चला जा रहा है। तो अगर आप चॉइस दें पाकिस्तान के अवाम को, रूलिंग एलीट को नहीं, रूलिंग जो एलीट है ना, ये सारा मसला इनका है। ये बिल्कुल इंडिफरेंट है पाकिस्तान की प्रॉब्लम से। जब 6 घंटे 8 घंटे की लोड शेडिंग होती है तो उस पाकिस्तानी को गुडविल नहीं चाहिए होती, बिजली चाहिए होती है। जिसका बच्चा स्कूल नहीं जाता उसको गुडविल नहीं, ऐसा कोई माहौल चाहिए जिसमें वो बच्चे को स्कूल भेज दे। या 75% पाकिस्तानी को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलता। अब ये जो होते हैं ना, मैं एक आज ट्वीट भी किया है कि 40 साल पहले का अखबार की एक कटिंग है कि डॉक्टर महबूबुल हक होते थे और उन्होंने कहा कि हम सन 86 के एंड तक लोड शेडिंग खत्म कर देंगे हमेशा के लिए। अब 40 साल के बाद हम वहीं खड़े हैं और रीजन ये जी फ्यूल एक्सपेंसिव हो गया, जी फर्नेस ऑयल, फिर जी LNG नहीं आ रहा, वो उसमें ये रुकावट होगी। मसला ये है कि पाकिस्तानी अवाम को रीजंस ऑफ फेलियर नहीं सुनने हैं, सोल्यूशंस चाहिए उनको। जब आप हाथ खड़ा करते हैं और आप कहते हैं कि मुझे आप हुक्मरानी का मौका दें तो मैं आपके मसाइल को हल करूंगा। अब 4 साल के बाद अगर हम सिर्फ ये सुने कि जी GDP ग्रोथ इतनी खराब क्यों है, जी वो ये रीजन है, जी फलानी चीज का, बिजली क्यों इतनी खराब, क्यों महंगी है? भाई बिजली सबसे ज्यादा महंगी क्यों है पूरे खित्ते में, एंड वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव इन द वर्ल्ड? दिस इज अ जेन्युइन क्वेश्चन फ्रॉम अ नॉर्मल पाकिस्तानी। आप हम हमेशा मजाक उड़ाते हैं उसका, मोदी का, वो बिल्कुल सही उड़ाते हैं, उसकी बिजली की कॉस्ट देखें, उसके आप बिजली की फरवानी देखें, बांग्लादेश में देखें, श्रीलंका में देखें, कंबोडिया में देखें, वियतनाम में देखें। तो मतलब आप के पास सिर्फ रीजंस होते हैं, आपके क्यों रीजंस होते हैं? बाकी कंट्रीज के रीजंस क्यों नहीं होते? दे मेक, क्योंकि उनको पता है उनके अवाम को आप इस तरह आसानी से बेवकूफ नहीं बना सकते। अब 40 इयर्स कंसिस्टेंटली आप एक ही चीज कहते चले रहे, कभी इस वजह से, कभी एक वक्त था जब बिजली की डिमांड ज्यादा थी या सप्लाई कम थी। अब मसला ये हो गया कि सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। आप खुद बताएं कि ना पाकिस्तान के अवाम ने ये फैसला किया कि आप कितने प्लांट्स लगाएं, ना उन्होंने फैसला किया कि किस किस्म के एग्रीमेंट्स करें कि हमें कैपेसिटी पेमेंट में ये 2 ट्रिलियन रुपीज से ज्यादा पे करने पड़े एनुअली, और वो फिर जाके लोगों की जेबों से ही दिया जाता है। 46,000 मेगावाट पाकिस्तान में बिजली बनाने की कैपेसिटी है। जो प्लांट्स लगाए हैं वो पाकिस्तान के अवाम के पैसों से बनाए हैं। तो उनका हक है या नहीं है कि ये बिजली उनको मिले? बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ये है कि कल जो वज़ीर थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपनी नाकामी मानी, लेकिन आवाम से शायद वो नाला भी थे। वो तो ट्विटर पे होने वाली पोस्ट्स जो हैं उनका भी जिक्र कर रहे थे। तो अब यूँ लगता है कि आह करने की इजाज़त भी ले ली गई है आवाम से। ये भी नागवार गुजरती है कि भाई आप सवाल क्यों पूछते हैं, आप दलील क्यों देते हैं, आप लॉजिकल बात क्यों हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, हम जिस तरफ आपको लगाएं उस तरफ क्यों नहीं लगते भेड़ बकरियों की तरह? एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल सही बात की है। और अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्यों रहे थे? वो इसलिए कर रहे थे कि प्रेशर आया था। और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी रिसेंट ही ये पेट्रोल, जब से ईरान अमेरिका की वॉर छिड़ी है और उसमें पेट्रोल प्राइस के हवाले से जो फैसले हुए, 4 दफा फैसले किए हुकूमत ने इस दौरान। 7 मार्च को पहला किया था और आखिरी शायद 10 अप्रैल को किया था। अगर हम बोले ना तो ये आपको कोई, इन्होंने पहले 55 रुपए बढ़ाया, आपको पता है पेट्रोल की प्राइस, उसमें 30 रुपए वो था इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस का और 25 रुपए पेट्रोलियम लेवी टैक्स बढ़ा दिया। जाहिर है हमारा सवाल था कि भाई पुराने स्टॉक्स हैं,
पुरानी कीमत पर खरीदे गए हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में, 60 या $65 फी बैरल जब था, आप 85 या 90 रुपए फी बैरल के हिसाब से क्यों कॉस्टिंग कर रहे हैं? क्यों लोगों को आप वो कर रहे हैं, एक प्रेशर में डाल रहे हैं कि जी वो तो एडजस्ट हो जाते हैं? वो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस नहीं थे। एनीवेज वो आपने कर दिया। फिर उसके बाद 1 अप्रैल को फैसला किया, 135 रुपए मेरा ख्याल है वो बढ़ाया पेट्रोल की प्राइस, और 186 रुपए बढ़ा दी डीजल की प्राइस। इतना शोर मिला, जो आप कह रहे हैं ना कि वो ट्विटर पर और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और मिफ्ता इस्माइल ने की, मैंने की, तैमूर झगड़ा ने की, सलमान राजा ने की, लोगों ने दबा के ट्वीट, पहला ट्वीट ये था उसके बाद, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस एंड पेट्रोलियम लेवी? क्या रिलेशनशिप है भाई? आप उसमें 55 रुपए क्यों बढ़ा रहे हैं? 55 वो, और पिछले 25 रुपए 24 घंटे के अंदर वजीर आजम आ गए उस प्रेशर की वजह से, नॉट बिकॉज कि उन्होंने रिकैलकुलेशन की, उस प्रेशर की वजह से 24 घंटे में आ गए और आके उन्होंने कहा मैं फिल फॉर 80 रुपए कम कर रहा हूँ पेट्रोलियम लेवी जो बढ़ाया था कल और उससे पहले। भाई व्हाई वाज इट नॉट, इट इज सिंपली लाइक आपने एक डाका मारा, जब पकड़े गए तो उन्होंने कहा जी अच्छा ये माल वापस ले लें, but that is not where it ends। माल भी पूरा नहीं ना वापस किया, उसमें से ये हो कि आधा ले लें जी, आधा। फिर जब उस पर शुरू हुआ, इतना ज्यादा लिखा गया, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई कि भाई आप जो है ऑयल रिफाइनरीज जो हैं उसको 150 रुपए फी लीटर का फायदा आप पहुंचा रहे हैं कंसिस्टेंटली थ्रू अ रॉन्ग मेथोडोलॉजी, रॉन्ग फॉर्मूला। 30% सिर्फ डीजल इंपोर्ट होता है, 70% यहाँ रिफाइन होता है। आप पूरे के पूरे 100% पर इंटरनेशनल ऑयल प्राइस लगा रहे हैं जो 30% की आई है, और 520 रुपए कर दिया। जब इतना प्रेशर माउंट हुआ तो वजीर आजम साहब आ गए 10 अप्रैल को, और उन्होंने बड़े आराम से कहा मैं फिल फॉर 135 रुपए कम कर। बात ये है, इतने सीरियस हालात में आप इतनी मीटिंग्स करते हुए हम देख रहे हैं, आपके पूरे वजीर मशीर बैठे हुए हैं और पता नहीं कौन बैठे हुए हैं, और उनसे कैलकुलेशन नहीं हो रही थी। एक कॉमन सेंस, एक दुकानदार जो है, एक दुकानदार नॉर्मल, उसको अगर किसी चीज की भी कॉस्ट करनी हो, प्राइस करना हो, तो वो क्या करेगा? कितने का माल पड़ा है मुझे, यही करेगा ना। तो आप उसके हिसाब से करें। अभी मुश्किल हालात में अगर आपने बेनिफिट किसी को देना है तो वो आवाम को देना चाहिए, ना ही ऑयल रिफाइनरीज को या ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को। तो ये जब आप फैसला साजी, तो अगर हम प्रेशर न डालें तो ये रिएक्ट भी नहीं करेंगे। कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ इसलिए कर रहे थे कि वो रिएक्ट कर रहे थे। बिल्कुल। अच्छा, इसमें ज़ुबैर साहब एक और चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है, ये तो चलें गवर्नमेंट की इनकॉम्पिटेंस भी हो गई, और यूँ लग रहा है कि सिफारती कामयाबियों की मुल्क में बात हो रही थी, लोग इंजॉय कर रहे थे, वो लाइमलाइट जो इस्लामाबाद को मिल रही थी उसमें इन्होंने इस्लामाबाद को ही अंधेरों में डुबो दिया। वो एक टॉपिक ज़रूर है, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस वक्त पाकिस्तान लाइमलाइट में है। इस पूरे मामले में इफ़ वी मैनेज टू पुल दिस ऑफ, अगर हम ये अनइमेजिनेबल काम कर जाते हैं पीस डील, तो दुनिया की नज़रें होंगी हम पर, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकती हैं। लेकिन डू यू थिंक क्या हमारा निज़ाम हुकूमत, हमारी ब्यूरोक्रेसी, क्या हम तैयार भी हैं कि हम इस अपॉर्चुनिटी के लिए विच इज़ नॉकिंग एट आवर डोर, हम दरवाज़ा खोल पाएंगे? मेरा ख्याल है ये दो चीजें बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इन्वेस्टमेंट ना आने के वजूहात ये नहीं थी कि पाकिस्तान लाइमलाइट में नहीं था, ये तो नहीं थी ना। मतलब मालदीव्स तो नहीं लाइमलाइट में, वहां क्यों कैसे आ रही है इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा? वियतनाम में कैसे आ रही है? वो लाइमलाइट में। सो आई थिंक ये पाकिस्तान में एक बिल्कुल गलत फहमी है कि हमारे इकोनॉमिक मसाइल उससे हल होने शुरू हो जाएंगे कि हम लाइमलाइट में हैं। पाकिस्तान सबसे ज्यादा लाइमलाइट में था मुशर्रफ के जमाने में, जब 9/11 के बाद वी बिकेम अ फ्रंट लाइन स्टेट। 3 वर्ल्ड लीडर्स थे, सिर्फ 3, एक बुश, एक ब्लेयर, एक मुशर्रफ, 3 थे ना। लुक बैक, गो बैक टू 20 years, व्हाट हैव वी अचीव्ड? हमारी जो सोसाइटी थी वो तहस नहस हो गई। 70-80 हजार हम कहते हैं कि हमारा बंदा मर गया, और एंड सो ऑन। पूरी मतलब इंसर्जेंसी जो है वो आज तक चल रही है बलूचिस्तान में और केपी में। उसके फंडामेंटल्स डिफरेंट होते हैं, उसके लिए आपको लाइमलाइट में आने की जरूरत नहीं होती। SIFC बनाया था आपने जून 2023 में, 3 साल होने को हैं। उस वक्त कहा था, पब्लिकली कहा था, आपको के पास वीडियोज होंगे, $75 बिलियन से $100 बिलियन आ जाएंगे। ऐसे थोड़ा आते हैं, उसके लिए फंडामेंटल्स डिफरेंट होते हैं। पैसा उधर जाता है जहां रिटर्न्स अच्छे होते हैं, पैसा उधर जाता है जहां
लॉ एंड रूल ऑफ लॉ होता है, पैसा उधर जाता है जहाँ फेयर जुडिशियल सिस्टम होता है कि कल को आप पकते हैं तो जुडिशरी किस तरह से एक्ट करेगी, इंडिपेंडेंटली करेगी या एक फोन कॉल पर फैसला देगी किसी हुकूमती इदारे के फेवर में, एफबीआर हो या ओगरा हो, ये जो भी हो। पैसा वहां आता है जहां लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में होता है, पैसा वहां आता है जहां उस खित्ते में अमन होता है। नन ऑफ दोज फंडामेंटल्स एग्जिस्ट। अब ब्यूरोक्रेटिक नहीं होती है और फिर कॉम्पिटेंस होती है। नन ऑफ दोज फंडामेंटल्स एग्जिस्ट हियर, नन ऑफ दोज फंडामेंटल्स। व्हाई आर द फॉरेन कंपनीज गोइंग? पिछले 1 साल में उठा के देख लें, 2 साल में उठा के देख लें, कितनी जा चुकी है। प्रेसिडेंट बुश ने तो हमारी तारीफ पिछले मई में करनी शुरू की थी, 11 महीने हो चुके हैं, कौन सा पैसा आया? बल्कि इस दौरान कितनी मल्टीनेशनल्स यहाँ से जा चुकी हैं। इज द टू आर टोटली डिफरेंट थिंग्स। दैट इज व्हाई आई से कि जो फॉरेन आपका अच्छा इमेज होता है, अगर वो ट्रांसलेट नहीं होता इनटू मोर एक्सपोर्ट्स फ्रॉम पाकिस्तान, इनटू मोर इन्वेस्टमेंट्स इनटू पाकिस्तान, इनटू इंप्रूविंग द लाइव्स ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, इन poverty alleviation, in reducing unemployment, in improving the purchasing power of the people system, वो सारी चीजें आपके फंडामेंट तो बिल्कुल खत्म हो गई हैं और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आके वो इन्वेस्टमेंट शुरू कर देगा। बिल्कुल इसी चीज़ के साथ एक और चीज़ लिंक्ड भी है कि हम दुनिया की सुलह तो करवा रहे हैं, दुनिया में तीसरी आलमी जंग भी रुकवा रहे हैं। ईरान और अमेरिका जैसे ममालिक जो एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए थे, उन्हें एक मेज़ पे हमने बिठा दिया। अपने मुल्क के अंदर पॉलिटिकल कंसेंसस और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नहीं ला पा रहे। अभी जो सेहत का मामला है, पहले बानी पीटीआई इमरान खान का, अब उनकी अहलिया बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से जो चीज़ है, ये भी एक अलग फैक्टर है कि खैर पीटीआई भी उस तरह से इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाई या प्रेशर, अब वो आपसी इख्तलाफात में लगे होंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट इस सब में ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे तो कम से कम चीज़ें ठीक कर देती ना? देखिए ना, बहुत बड़ी बात है ना, 47 ईयर्स तक वो मेज पर नहीं बैठे, आमने सामने नहीं बैठे, और उनके जो इख्तलाफात नेचर है वो बहुत उसमें शिद्दत है। और दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जाहिर है अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जेन्युइन इश्यूज हैं। ईरान के जो कंसर्न्स हैं वो भी जेन्युइन है। अमेरिका समझता है कि जी वो है, ये तो ट्रंप ने हमला किया था, बट कोई भी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन पिछले 40 साल में 45 साल में नहीं आई जो ईरान के लिए फेवरेबल हो। तो इतनी सख्त इख्तलाफात के बावजूद आपने बैठ के वो, और जिसमें और एक्सटेंशन भी हैं कि लेबनान का क्या होगा, इजराइल का क्या होगा, so on and so forth. You're still talking about complexity, magical complexity of the entire thing, and we're still trying to fix it somehow the other. But अपने मुल्क में जहाँ बहुत ही आसान है चीजें दुरुस्त करना, और कम से कम आमने सामने बैठना और जनरली कुछ ना कुछ करना कि जी आप थोड़ा सा पीछे हट जाए, जैसे ईरान को कह रहे हैं, अमेरिका थोड़ा सा पीछे हट जाए और थोड़ा सा इस चीज को समझे कि वर्ल्ड पीस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो पाकिस्तान के पीस के लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा आगे। लेकिन उसमें फर्क है, जब ये हम दुनिया में जाके करवाते हैं तो हमारे हुक्मरानों की लेजिटिमेसी बढ़ती है दुनिया की नजर में। अगर यहाँ करते हैं तो इनकी लेजिटिमेसी का प्रॉब्लम होता है। अगर इमरान खान को अगर आप स्पेस दे देते हैं तो वो क्यों अपना तख्ता करवाना चाहेंगे? तो दे आर वेरी स्मार्ट। ये नहीं कि उनमें स्किल नहीं है नेगोशिएशन कराने का या आर्गुमेंट से एक दूसरे को समझने का या दूसरे को समझाने का, बिल्कुल है, और वो आसान भी बहुत है। आप खुद सोचते हैं कि अमेरिका ईरान कितनी कम्पैक्ट में, इजराइल भी है, लेबनान भी है, यूएई भी है, सऊदी अरेबिया भी, एवरीवन इज अफेक्टेड, ओमान भी है। Yes, there is no such thing. ये बड़े सिंपल सी चीजें कि जी ठीक है, ऑपोजिशन के क्या कंसर्न है, हुकूमत वक्त की क्या कंसर्न है, और उसको आगे कैसे लेके जाना है। तो बट दे आर नॉट विलिंग टू एक्सटेंड दैट और इवन ट्राई टू नेगोशिएट, बिकॉज उसमें अपना जो लेजिटिमेसी है, अपना जो आपकी पावर पर ग्रिफ्ट है, वो कमजोर होने का चांस है। वहां कमजोर होने का चांस नहीं बात, बल्कि वो बढ़ने का चांस है। तो ये देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन द टू। नहीं, इसमें एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट तो ये नहीं करेगी, और गवर्नमेंट क्यों चाहेगी कि पॉलिटिकल स्पेस पाकिस्तान तरीके इंसाफ ले। लेकिन आप किस तरह से देखते हैं एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पर, एक सियासतदान के तौर पर, पीटीआई किस तरह से ऑपरेट कर रही है? कभी अभी जो रिसेंट भी बहनों का सलमान अकरम राजा की स्टेटमेंट्स, वो आपसी इख्तलाफात में ही फंसे हुए हैं, उनकी कश्ती मंझधार में तो है, लेकिन बीच में बैठे हुए लोग भी एक डायरेक्शन पे मुत्तफिक नहीं है।
आपकी बात बिल्कुल सही है कि आई थिंक देयर टू मेनी डिविजन्स विद इन द पीटीआई लीडरशिप। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा उनके डिफेंस में जरूर ये बात करना चाहता हूँ। देखिए, जब इस किस्म का माहौल होता है जिसमें आप दीवार के साथ लगे हुए होती हैं, 4 साल हो चुके हों और आपके साथ जुल्म ज्यादती या कमेंडेट भी छीना हो, आपके साथ मतलब हर किस्म का जुल्म और ज्यादती हुई है और हो रही है, तो उसमें हमेशा 2 ग्रुप समझ होते हैं। एक की थिंकिंग होती है जो कि सख्त मुजाहमत करें और फिर आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करें, और दूसरा होता है कि नहीं, वो हमने तरीका भी आजमा के देख लिया, लोगों को के ऊपर फर्कस के ऊपर गोलियां चलती हैं, जाने जाती हैं, और वैसे भी इस माहौल में लोगों को बाहर निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो एक दूसरे तरीके से मफाहमत, जिसको कहते हैं मफाहमती रास्ता इख्तियार किया जाए, तो देयर विल ऑलवेज बी अ क्लैश बिटवीन द टू। आप पाकिस्तान की तारीख में उठा के देखें ना, जब जिया का दौर था तो उस वक्त पीपल्स पार्टी से बहुत बड़े बड़े नाम थे, मुस्तफा जकोई, मुस्लिम खैर वगैरह, वो अलग पार्टी से क्यों हुए थे? they were not ready to take hardline stance against Ziya। इसी तरह से जब अब पिछले अदवार में देखें, PMLN जब ऑपोजिशन में थी, पीटीआई की हुकूमत, तो एक मुफाहमती ग्रुप था जिसको मरियम लीड करती थी और एक मुफाहमती ग्रुप था जिसको शहबाज शरीफ लीड करती थी, और इतना इख्तलाफ था आपस में, वो पब्लिक में नहीं आता था। एक जो मैं पीटीआई वालों को कहते हैं, समझने की जरूरत है, इख्तलाफ तो इतना था कि एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे, लेकिन एक चीज तय थी कि भी पब्लिक में नहीं जाके एक दूसरे की को लगा था। तो उस लेकिन बात ये कि पीटीआई के लिए नॉर्मल फंक्शन करना एज अ पॉलिटिकल एंटिटी इज नॉट एन इजी थिंग। तो ये डिस्ट्रप्शन और इसके सब चीजें होंगी। आप देखें ना, 99 में माशाल्लाह लगा, PMLN 2/3 मेजोरिटी से उससे पहले जीता होता ना, माशाल्लाह लगा। उसके कुछ अर्से के बाद PML क्यों बनी, तो 80% जो नून लीग वाले थे वो बाहर चले गए, पीपल्स पार्टी में से कट के पैट्रियट्स बन गई, PDP यहाँ पे पीपल्स पार्टी पैट्रियट बन गई, फैसल साले हयात अपनी कौन उधर जाके बैठ गए। तो आसान काम नहीं होता है। ये कोई कांग्रेस पार्टी नहीं है कि ऑपोजिशन में है और बीजेपी हुकूमत में है, वो अपना आराम से कर रहे हैं। उनके पास फोन कॉलें नहीं आती, उनके वर्कर्स को पकड़ के अंदर बंद नहीं करते, उनके पास जुडिशरी आजाद है। सो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी टफ कॉल। जो लोग थोड़े बहुत बोलते हैं या हिम्मत दिखाते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। राइट, पॉइंट टेकन। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन इकराम, यहाँ पे वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आपसे मुलाकात होगी इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन इकराम, मशरिक़ वुस्ता में देरपा अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान पीस डील के इम्कानात बढ़ते जा रहे हैं और अब तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया है कि वो मुआहिदा साइन करने पाकिस्तान आ सकते हैं। पूरी दुनिया के लिए पाकिस्तान मरकज़े निगाह है। पाकिस्तान की सिफारतकारी पूरी दुनिया में जारी है। तमाम स्टेक होल्डर्स को पाकिस्तान ऑन बोर्ड ले रहा है और अब अगले चंद घंटे इंतहाई अहमियत इख्तियार कर चुके हैं। क्या कोई अच्छा नतीजा निकलेगा या डेडलॉक होगा, और इस सब के अंदर पाकिस्तान कहां पर खड़ा है, इसी पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है दिफाई तज्जियाकार एयर वाइस मार्शल एजाज महमूद साहब ने, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादर मीर साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। पहले एवीएम साहब, आपकी जानिब आऊँगा। इस वक्त पाकिस्तान के रोल को आप किस तरह से देख रहे हैं? अब तो अमरीकी सदर भी कह चुके हैं कि वो पाकिस्तान आ सकते हैं, तो यूं लग रहा है कि जो बैकडोर डिप्लोमेसी है, बैक चैनल डिप्लोमेसी है, वो पाकिस्तान बड़े बेहतरीन अंदाज में लेकर चल रहा है। और अगर अगला राउंड होता है तो उससे पहले शायद मामला तय हो जाएं और अगला राउंड सिर्फ साइनिंग के लिए ही हो, सेरेमोनियल हो। हाउ डू यू सी इट सर? बहुत शुक्रिया। हम इस वक्त अगर हम ये कहें कि इस पूरे पीस इनिशिएटिव के लिए पाकिस्तान इज़ इन द ड्राइविंग सीट, तो ये जो है ना, कोई मुबालगा आराई नहीं होगी, बल्कि ये ग्राउंड पोजीशन का बिल्कुल सही, मैं समझता हूँ कि 2 लफ्ज़ों में उसका अहाता करेगी ये स्टेटमेंट। क्योंकि पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश के बाद जो इस कॉन्फ्लिक्ट के
पार्टीज थी जो कि आपस में लड़ रही थी उनको, और वो ममालिक जो डायरेक्टली जो है इसमें ऑफेंसिव ऑपरेशंस में तो शामिल नहीं थे, लेकिन उनका मुल्क भी हालत जंग में है या किसी ना किसी ऐसी वजह से विच वाज बियॉन्ड देयर एक्सपेक्टेशन और कंट्रोल, जिसमें वो तमाम गल्फ स्टेट शामिल हैं जहां पर अमेरिकन एसेट्स, ट्रूप्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स थे। तो इन सारे मुल्कों के साथ ताल्लुकात, इन सारे मुल्कों के साथ प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी, और उसके साथ साथ जो इस जंग के 3 कॉन्फ्लिक्ट पार्ट के जो लोग हैं, अमेरिका, उसके साथ इजराइल, और फिर ट्रायंगल का तीसरा हिस्सा ईरान। और ये चीज़ उस तरह और कॉम्प्लिकेटेड हो गई कि इजराइल जो इस जंग की वजह और इस जंग को स्पॉन्सर करने वाला और इस जंग को ऑर्केस्ट्रेट करने वाला मुल्क है, उसको तो हमारी रियासत तस्लीम ही नहीं करती, और ना ही हम उनके साथ कभी किसी कॉन्टैक्ट में हैं या होंगे। तो उनके बिहाफ पे अमेरिका जो है वो मुज़ाकरात कर रहा है, तो वो एक हमेशा ये ख़तरा रहा कि इजराइल जो है वो दर पर्दा कहीं इस पूरे पीस प्रोसेस को सैबोटाज ना कर दे। Exactly. तो इसलिए पाकिस्तान ने बड़ी एहतियात के साथ और बड़ी महारत के साथ कुछ अरसे से, हम ये कह सकते हैं जब पिछला इस्लामाबाद डायलॉग हुआ उसके दौरानिए में या उससे पहले, तो ये सारी चीज़ें कैमरास के सामने और बड़ी विजुअल्स और ऑप्टिक्स के साथ जो है हो रही थी। लेकिन उससे कहीं पहले ये सारी चीज़ें बिहाइंड द सीन भी हो रही थी, क्योंकि आपके नाजरीन के जो है ना इंफॉर्मेशन के लिए एक चीज़ वाज़े करूं कि इजराइल की पूरी कोशिश थी कि इस जंग में उन अरब ममालिक को भी शामिल कर लिया जाए जिनके फिजिकल जो है ग्राउंड्स पे अमेरिकन एसेट्स को अटैक किया गया है ईरान की तरफ। तो वो इस प्रोपेगेंडा को बड़ा जो है हाईलाइट कर रहे थे, खासतौर पे सऊदी अरेबिया और यूएई के साथ, कि आपके खिलाफ भी ईरान ने ये जारहियत की है बकौल उनके, तो आपको भी चाहिए कि आप उसका जवाब दें और हमारे साथ शामिल हों। लेकिन पाकिस्तान ने बिलखसूस, मैं ये कहूँगा, हमारे फील्ड मार्शल साहब ने, ऑफ कोर्स उनके साथ हमारी पूरी सिविलियन क़यादत और फॉरेन ऑफिस और वो लोग भी अपना अपना काम कर रहे थे, लेकिन अगर इस पूरी एफर्ट का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो हमारे फील्ड मार्शल साहब हैं, और उन्होंने ये काम बड़ी खुश उसलूबी से, बड़ी एहतियात से और बड़े अच्छे तरीके से किया। और इसके साथ एक और बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन थी, वो ये थी कि पाकिस्तान के तमाम ममालिक के साथ सिवाय इजराइल के बड़े अच्छे या बहुत ज़्यादा दोस्ताना ताल्लुकात, और उसमें से सऊदी अरेबिया के साथ तो हमारा एक स्ट्रेटजिक डिफेंस एग्रीमेंट भी है। तो ऐसी सूरत हाल में जब आपके अपने दोस्त ही आपस में कॉन्फ्लिक्ट में पड़े हों, लड़ाई कर रहे हों, उसमें गैर जानिबदार रहना और फिर इस तरीके से मैनेज करना कि कोई फरीक आप पे ये उंगली ना उठाए कि आप किसी एक पार्टी को, एक मुल्क को आप ज़्यादा फेवर कर रहे हैं। और उसका नतीजा ये होता, अगर कहीं ये बेहतियाती होती तो पाकिस्तान अपना वो स्टेटस जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर जाता जो हमें आज मिला हुआ है, फिर हम भी पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम होते, नॉट द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। ये एवीएम साहब बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है आपका, और सारी बातें पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंजिंग भी था। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान ने बड़ा केयरफुली नेविगेट किया। मैं ब्रिगेड नादिर मीर साहब आपकी जानिब आऊँगा। जिस तरह से भी एवीएम साहब ने भी बात की है, आई वाज रीडिंग योर आर्टिकल एज वेल, कि डिप्लोमेसी वाज एक्सेलेंट बट जियोपॉलिटिक्स रिमेन्स द रियल इशू। तो इस वक्त पाकिस्तान के लिए एक और चैलेंज भी होगा, और पाकिस्तान के लिए अमेरिका ईरान पीस डील तो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर हम देखें तो गल्फ स्टेट्स या अरब स्टेट्स जो हैं उनकी ईरान से जंग ना हो, इस सब में पाकिस्तान और वो बर्फ़ पिघलाने के लिए और मामला ठीक करने के लिए पाकिस्तान क्या रोल प्ले कर सकता है मज़ीद, ताकि ऐसा कुछ ना हो? Pakistan is playing a historic role
because the Gulf War or the Iran War is having global effects. आपने सबने देख लिए, ये सारी दुनिया को पता है इसका क्या असर है, और 50 मुल्कों ने अगर आपको कॉम्प्लीमेंट किया है फॉर होस्टिंग पीस एफर्ट्स, तो ज़ाहिर है उनके स्टेक्स हैं इन्वॉल्व है. इट इज नॉट जस्ट ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर, इट इज प्योर जियोपॉलिटिक्स, जो मेरा सब्जेक्ट है, जिस पे किताबें लिखता हूँ, आर्टिकल लिखता हूँ, आपको भी भेजा है और दुनिया को भी ग्लोबली गया है. मेन इशू जो समझने का है ना, पाकिस्तान में देयर इज अ रादर सिंपलिस्टिक व्यू, क्योंकि आम ज़ाहिर लोगों को इतना पता नहीं, और हमारा फोकस पाकिस्तान में आपको पता है पिछले अरसे में क्या रहा है, वो प्योरली पॉलिटिकल रहा है ना, तो पॉलिटिकल, प्रोकियल, इनवर्ड लुकिंग. सो दैट्स व्हाई इसको जरा समझने में आम लोगों के लिए जरा मुश्किल होता है, तो इसको मैं जरा एक्सप्लेन कर दूं. सबसे पहले जो चीज समझने की है ना, ये जो इशू है वो ये है कि देयर इज अ वॉर इन द मिडल ईस्ट, और वो वॉर पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ है. आई वाज द फर्स्ट पर्सन, आई टॉक टू द गवर्नमेंट एंड द स्टेट. पहले दिन आपने चेक कर लिया, टीवी चैनल पे भी पहले दिन बोल दिया था मैंने, रिकॉर्ड पे 6 हफ्ते पहले, इस वॉर को बंद कराएं, क्योंकि इट इज नॉट बिकॉज ऑफ एनी सिंपैथी फॉर ईरान और एनीवन एल्स, इट इज बिकॉज इट इज अगेंस्ट पाकिस्तान इंटरेस्ट. अगर ये जंग या कोई जंग पाकिस्तान के इंटरेस्ट में हो तो मैं ये कहूंगा उसको चलाएं. मतलब आई लुक एट थिंग्स फ्रॉम द पाकिस्तानी एंगल, नॉट फ्रॉम एनी अदर एंगल. पाकिस्तान में नहीं, मुख्तलिफ व्यूज है पाकिस्तान में, एवरीबडी हैज अ राइट, दिस इज माय व्यू. पाकिस्तान अबव ऑल, सो इट इज डजंट मैटर टू मी कि जंग होती है कि नहीं होती. अगर पाकिस्तान का फायदा है तो जरूर लड़ें, फायदा नहीं है तो अवॉइड करें या बंद कराएं. ओके, कमिंग टू दिस वॉर, व्हाट इज दिस वॉर अबाउट? मैं आप आर्टिकल भी पढ़ लेना, वैसे भी मैं पहले भी करता रहा हूँ, उस पर जाता रहा हूँ ग्लोबल कॉन्फ्रेंसेज में. प्रावडा में मेरा आर्टिकल इसमें लिखा हुआ है, प्रावडा में मेरा आर्टिकल छपा था 2011 में, क्वाइट सम टाइम बैक. प्रावडा मॉस्को का अखबार है, रशिया का. उसका नाम था नेक्स्ट वॉर ईरान. तभी मैंने वार्न किया था एज ए जियो पॉलिटिशियन कि ये जंग हो जानी है अंटिल इफ ईरान गोज ऑन द न्यूक्लियर पाथ. सो बेसिकली दी वॉर, दिस इज वेरी अम्यूजिंग, रादर आयरॉनिक जो मैं बात करने लगा हूँ, कि ये जो गल्फ वॉर प्रेजेंट हुई है ना, ये बेसिक रीजन जो है ना उसका, पिछले साल 2025 में भी हुई थी, 12 दिन की, इस 5 हफ्ते की हुई. हमने सीज फायर, यानी पाकिस्तान ने सीज फायर करा दिया विद अदर कंट्रीज सपोर्ट, तुर्की, सऊदी अरेबिया ऑल्सो, एंड इजिप्ट ऑल्सो, एंड चाइना, रशिया ऑल्सो. आपने सीज फायर करा दिया ना. ऑफ कोर्स द अमेरिकन ऑल्सो वांट इट टू एंड प्रेजेंट regime इन अमेरिका. सो वॉर बेसिकली स्टार्ट हुई थी न्यूक्लियर इशू की, बिकॉज नॉन, और आपको पता है जेडी वैंस आफ्टर वेरी ब्रिलियंट डिप्लोमेसी बाय पाकिस्तान ने, इस्लामाबाद जाते हुए उसने एक ही पॉइंट रेज किया, अगरचे ज़ाहिर है डिस्कशन तो बहुत 21 घंटे में बहुत से पॉइंट्स की हुई, लेकिन जाते हुए उसने एक पॉइंट बोला, दैट इज न्यूक्लियर. The Americans don't accept, or other countries also, Israel of course, and Gulf states also, a nuclear Iran for a lot of reasons. वो आप पढ़ लेंगे जो मैंने भेजा आपको. ये हो गई बात. उसके बाद मैंने अपनी किताब जियो पॉलिटिक्स पाकिस्तान में भी लिखा था, और मैनी अदर ग्लोबल जो कॉन्फ्रेंस भी जाता रहा. यहाँ मनामा डायलॉग होता है, वहाँ सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस बहरेन में, वहाँ 2015 में, 10 साल पहले, उधर भी यही बात थी कि nobody wants to accept nuclear Iran. This is the actual issue. हम यहाँ समझते हैं या कहते हैं या हम झूठ बोलते हैं या लोगों को बेवकूफ बनाते हैं कि जी इसराइल रोक रहा है. It is not like this. Let me tell you very clearly on the nuclear issue. Neither Israel, nor United States, nor Gulf Arab states, and of course not the European states and other states want a nuclear Iran. तो इसलिए खाली इसराइल का मसला नहीं है, बहुत सारे मुल्कों का ममालिक है, और उन पे अभी मिसाइल भी पड़े हैं, तो वो कहते हैं ये मिसाइल अगर न्यूक्लियर होते फिर क्या होता. आई मीन दिस इज द लेटेस्ट आई एम टेलिंग यू. आई कीप टॉकिंग विद द स्ट्रेटेजिक सर्कल्स देयर, जो गल्फ के सर्कल्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ वगैरह, और बाकियों से भी. सो ये समझने की बात है कि पहला इशू ये था, लेकिन वॉर के बाद ये जो 5 हफ्ते की वॉर हुई है, उसके बाद एक और इशू आ गया, उसका नाम है हॉर्मोज. सो बिफोर द वॉर देयर वाज वन मेन इशू, nuclear, and after war there are two main issues. One is nuclear and the other is called the Strait of Hormuz, or it's being blocked inside by the Iranians and outside by the Americans. Yes. मतलब उसके ये, और उसके अलावा वो जो पॉइंट्स है कि ईरान का सैंक्शंस हटे कर दे माफ, वो लोअर पॉइंट्स है, वो दे कैन बी मैनेज्ड. आई मीन अमेरिकन एक्चुअली एग्री करते हैं बहुत सारों से, कर जाएंगे. अब असल कहानी ये है, अंदर की जो कहानी है जो वेरी एविडेंट है, वी शुड स्पीक द ट्रुथ टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान. अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स, प्रेसिडेंट ट्रम्प वांट्स ऑफ रैम्प. वो जो मर्जी तकरीर करते हैं, एक्चुअली वो टर्मिनेशन चाहते हैं, वो जंग से बाहर निकलना चाहते हैं. अमेरिका की बात कर रहा हूँ. एंड पाकिस्तान इज द फैसिलिटेटर टू गेट दिस वॉर एंडेड, उनको एग्जैक्ट स्ट्रेटजी देने के लिए. ये असल, दिस इज द रियल स्टफ. असल बात ये है, इसी के लिए ये है कि पहले डिप्लोमेसी कराई आपने, अब जियो पॉलिटिक्स है, उसमें बहुत सारे मुल्क इन्वॉल्व हैं. आपके फील्ड मार्शल भी, आपके प्राइम मिनिस्टर भी, who are doing a fantastic job according to President Trump also, and the whole world agrees with that. And of course we should feel proud that Pakistani leadership is today in the global spotlight. Yeah. Doing something for the world, not only for Pakistan but for the world. तो वो ये है कि इस जंग को खत्म कराने के लिए कोशिश हो रही है. अभी फील्ड मार्शल ईरान में थे, तो बेसिकली आपको पता ही है जो की पॉइंट्स है उस पे नेगोशिएशंस हो रही हैं. ऑब्वियसली ही माइट गो टू स्टेट्स, और ट्रम्प माइट कम टू पाकिस्तान. ऑब्वियसली ही विल कम टू पाकिस्तान जब डील बन गई होगी. वैसे तो यू नो इट विल नॉट बी
फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू प्रॉपर के पाकिस्तान आया है और यहाँ डील भी नहीं हुई और उसके बाद ही टू गो बैक एम्बेरेस्ड। और फिर उनके आपको पता ना अमेरिका में मुहावरा है, ऑल पॉलिटिक्स इज लोकल। वो तो चाहे जियो पॉलिटिक्स हो या ग्लोबल पॉलिटिक्स हो, उनके अपने इंटरेस्ट है ना, उनकी जो इलेक्शन होनी है, जो उनकी इमेज है, एंड यू नो सो 100 अदर थिंग्स जो सारी चलती हैं अमेरिका के अंदर, दुनिया के अंदर, तो वो फैक्टर्स भी हैं। सो इस वक्त बेसिक इशू जो लोगों को समझना चाहिए कि ये सारी कार्रवाई हो रही है यूएस ईरान वॉर की सीज फायर को एक्सटेंड करा के एक पीस कराने के लिए। बट आई एम सेइंग दिस एज अ मिलिट्री हिस्टोरियन, एज अ जियोपॉलिटिशियन, इट इज नॉट, इवन इफ दिस हैपेंस, व्हिच इट विल हैपन बाय द वे, मेरे मुताबिक ये हो जाएगी, मतलब डील लीडिंग टू ईरान यूएस वॉर टर्मिनेशन, लेकिन इट विल नॉट ब्रिंग होलसम पीस टू द मिडिल ईस्ट इन द लॉन्ग रन। उसकी रीजन बड़ी सिंपल है, वहाँ बहुत सारे प्लेयर्स हैं, उन हर मुल्क का अपना इंटरेस्ट है और ईरानियंस की अपनी एम्बिशंस है, इसराइल की अपनी है, सऊदी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर टू मी सऊदी अरेबिया। वो सामने नहीं आते लेकिन अंदर से बहुत बड़ी पावर है सऊदिया, फॉर 100 रीजंस, बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस। हमें भी इन्फ्लुएंस करते हैं, हम भी उनको करते हैं, अमेरिका को भी करते हैं, इसराइल को भी करते हैं, एंड ऑल दैट। सो कहने का मतलब वो सेकंड लेटर फेज है। अभी हमारी सारी कोशिश होनी चाहिए पाकिस्तान की जो कर रहे हैं कि ये जंग मजीद जंग ना बने और ये एक्सटेंडेड सीज फायर लीड्स टू वॉर टर्मिनेशन। वो कितनी पीसफुल होती है, कितने साल चलती है, नोबडी कैन से, हिस्ट्री यू नो कांट बी प्रेडिक्टेड दैट एक्यूरेटली। बिल्कुल, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर नादिर मीर साहब और एयर वाइस एजाज महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन इकराम, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन इकराम, इस वक्त पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में हलचल है। सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात किए जा रहे हैं और चहमगोइयाँ हैं कि इस्लामाबाद में अगले कुछ घंटों में कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। वैसे तो हमने देखा कि इस्लामाबाद टॉक्स का राउंड 1 हुआ और पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान के दारुल हुकूमत पर थी, लेकिन अब यूं लग रहा है कि उससे भी बड़ा कुछ होने जा रहा है। इसी पर बात करने के लिए मैं प्रोग्राम में ज्वाइन किया है अरब न्यूज़ से वाबस्ता सीनियर साफ़ी वसीम अब्बासी साहब। अब्बासी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। इस वक्त इस्लामाबाद में हलचल है। पहले खबर आई कि अड्डे जो हैं वो बंद किए जा रहे हैं, बस अड्डे भी और दीगर चीज़ें भी, और नाके जो हैं वो भी बढ़ा दिए गए हैं, अरेंजमेंट्स और ब्यूटिफिकेशन शहर की हो रही है। तो इस्लामाबाद की फ़ज़ाओं में चहमगोइयाँ तो हैं, लेकिन कुछ होने जा रहा है। थैंक यू सो मच शाब साहब अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। इस्लामाबाद में बिल्कुल तैयारियां हैं। रात गए तो बिल्कुल अड्डे बंद कर दिए गए थे। मेरे पास तो लेटर्स भी हैं जो अड्डों को लिखे गए थे कि आप जो है वो बंद कर दें, अपने बिज़नेस को क्लोज़ कर दें रात 11 बजे तक। लेकिन अभी आज सुबह शायद उनको कैलकुलेशन की समझ आई है कि हमें अड्डे बंद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मुसाफिर बाहर से आते हैं बाकी शहरों से इस्लामाबाद की तरफ, वो तो फिर भी आके गाड़ी से अपने सवारियों को उतार जाते थे। इस वजह से थोड़ा सा अब वो अड्डों का आज कहा जा रहा है कि अड्डे बंद नहीं किए गए और बल्कि खोल दिए गए हैं, जो मैंने अभी पता किया है। लेकिन तैयारियां बिल्कुल इस्लामाबाद में हैं। आप देखें कि ना सिर्फ ये कि सरीना होटल की तज़ीन और आराइश मज़ीद की गई है, बल्कि उसके साथ साथ जो रेड जोन है सारा उसकी तज़ीन और आराइश की गई है। सिक्योरिटी के बहुत सारे इंतजाम किए जा रहे हैं, ऑपरेशंस हो रहे हैं हर जगह पे सिक्योरिटी के। और तो और आप देखें कि जो जर्नलिस्ट हैं, फॉरेन जर्नलिस्ट, उनके लिए भी कहा गया कि एक्रेडिटेशन कार्ड जो और आपने बनवाने हैं वो बनवाने के लिए भी कॉल दे दी गई है। तो बेसिकली बिल्कुल इस्लामाबाद में कुछ बड़ा होने के लिए बिल्कुल तैयारी की जा रही है। ये जो शिफ्टिंग होती है कि अड्डे बंद कर रहे हैं, अड्डे खोल रहे हैं, ये इस वजह से भी होता है कि ये लॉजिस्टिक मूव ज़रूरी थी या नहीं थी। कई दफ़ा कैलकुलेशन मिसकैलकुलेशन हो जाती है कि ये इससे पैनिक पैदा होता है, मार्केट में किराए बढ़ जाते हैं, लोगों के मसाइल पैदा होते हैं, तो इस वजह से इसको खोला गया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि टॉक्स पोस्टपोन हो गए हैं या इस्लामाबाद टॉक्स नहीं होने। खुद सदर ट्रंप कंफर्म कर चुके हैं टॉक्स को। ईरान के कल आपने देखा ही होगा, ईरान के एम्बेसडर जो पाकिस्तान में, उन्होंने भी कह दिया था। ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री के जो तर्जमान है इस्माइल बकाई साहब, उन्होंने भी कह दिया था कि जी इस्लामाबाद में ही टॉक्स होने। तो टॉक्स के लिए तो सिर्फ एक निगोशिएटर है, वो पाकिस्तान है आपका, और होने इस्लामाबाद में, इसमें भी कोई शक की बात अब नहीं रही। तो बिल्कुल तैयारियां हैं, पॉइज्ड है इस्लामाबाद फॉर होस्टिंग दीज हिस्टोरिक टॉक्स। अच्छा, अगर हम इंटरनेशनल मीडिया को भी देखें और बाकी एक एनालिसिस करने की कोशिश करें तो यूँ लगता है कि डील हो जानी है। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि इस्लामाबाद टॉक्स का अगर राउंड 2 होता है तो वो सेरेमोनियल ही हो, उससे पहले मामलात पसे पर्दा, क्योंकि जो फील्ड मार्शल के ईरान में मुलाकातें थीं, स्पेशली जो ख़त्मुल अंबिया हेडक्वार्टर वो गए और वहाँ पर जो IRGC आपको पता है वो
पावरफुल है वहाँ पर और फैसला साजी में उनका रोल है, तो उन्हें भी ऑन बोर्ड लेना, तो यूँ लग रहा है आपको कि पसे पर्दा चीज़ें सेटल होंगी और फिर राउंड 2 होगा जिसमें कम से कम MOU या कोई एक फ्रेमवर्क साइन हो जाए? बिल्कुल एब्सोल्युटली। मैंने कल अपने उसमें खबर भी दी थी और मेरे ज़राए के मुताबिक जो अगला राउंड टॉक्स का होगा वो चंद घंटों का होगा, मतलब दिनों पे मुहित नहीं होगा, वो 21 घंटों की वो मशक्क़त वो नहीं होगी, क्योंकि मशक्क़त अभी हो रही है। आप देखें कि CDF जब गए हैं ईरान, बड़ा ब्रेव मूव था कि इन हालात में उधर जाना और फिर वहाँ रहना और स्टे को बढ़ाना। वो मेरी इतलात हैं कि अब से थोड़ी देर पहले वहाँ से वो रवाना हुए हैं तेहरान से। उससे पहले उन्होंने वहाँ पे जो मीटिंग्स की हैं, जो सारी जो आयरन आउट किया, सारे डिफरेंसेस को, एक एक पॉइंट्स को डिस्कस किया गया कि जो ईरान के मुतालबात हैं उनको और सिनर्जी पैदा की जाए और जो अमेरिका चाहता है उसको, ताकि एक डील, पाकिस्तान तो बड़ा कोशिश कर रहा है ना कि डील हो जाए, तो डील के हवाले से जो ड्राफ्ट है उस पर काम हो रहा है और ड्राफ्ट की भी हतमी मराहल में हो चुका है। इस वजह से अब ये जो बैकग्राउंड वर्क होगा बहुत तेज़ किस्म का, उसके बाद ज़रूरत नहीं रहेगी कि जो यहाँ पे खड़े हैं वो एक सेरेमोनियल सा होगा, थोड़े से अगर कोई फाइन ट्यूनिंग करनी है तो वो हो जाएगी और फिर सेरेमनी एक बहुत बड़ी होगी। ज़ाहिर है सदर ट्रंप इसीलिए कह रहे हैं, और जब वो कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान आऊँगा डील करने के लिए, तो ये कोई छोटी बात नहीं है कि वो खुद कह रहे हैं। इसका मतलब है कि बैकग्राउंड में बहुत कुछ हो चुका है। कल आपने देखा लेबनान सीज़ फायर हुआ, जो कि बहुत मुश्किल था, 10 दिन के लिए सीज़ फायर करवाया और उस पर इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान के दबाव पे अमेरिका ने करवाया। तो आप अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस कितना बढ़ चुका है और जो डील के लिए पेशरफ्त कितनी आगे जा चुकी है। लेबनान सीज़ फायर से ही आपको पता लग जाना चाहिए, बाकी जो बिहाइंड द सीन बातें हो रही हैं। तो ये सारा होमवर्क मुकम्मल हो रहा है और हम देखेंगे कि इंशाल्लाह बहुत जल्द इस्लामाबाद अकॉर्ड आएगा, जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान के मुताला पाकिस्तान में पढ़ाया जाएगा बल्कि अमेरिका और ईरान और पूरी दुनिया में पढ़ाया जाएगा कि ये अकॉर्ड हुआ था जिसने दुनिया को तीसरी आलमी जंग से बचाया। बिल्कुल, हम हमेशा एक वो अज़राए तफन्नुन भी कहते रहे मुतालिया पाकिस्तान, तो अब यूँ लगता है इस्लामाबाद अकॉर्ड शायद मुतालिया अमेरिका और मुतालिया ईरान का हिस्सा भी बने और ये एक बिलाशुबा बड़ी अचीवमेंट होगी। इसमें इवन अमेरिका से ये खबरें आ रही हैं कि रिपब्लिकन पार्टी ये समझती है कि ट्रंप को आना चाहिए, पाकिस्तान साइन खुद करना चाहिए और वापसी पे फिर अपनी मिड टर्म इलेक्शन की कैंपेन का आगाज़ करना चाहिए। तो इसमें पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व हो सकती है कि ट्रंप अब क्रेडिट तो लेना चाहेंगे कि JD वैंस ना ले लें क्रेडिट, और डोनाल्ड ट्रंप चूंकि वो ज़रा अमन के पयाम्बर भी बनते हैं ना, तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है। लेकिन इसमें क्या इम्कान है कि वो अभी आए या फिर देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जब उन्होंने अगले महीने चाइना जाना है एक रास्ते में कोई स्टॉप ओवर हो जाए उनका? मुझे लगता है कि अभी की वो बिल्कुल वो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन फिर ये होगा वर्किंग लेवल की जो टॉक्स होंगी इस्लामाबाद में। मगर जिस तरह पूरी दुनिया एक एज पे है, अपना सांस रोक के इस्लामाबाद को देख रही है, और जो इकोनॉमी का हाल है, पूरी अमेरिका में भी जो मार्केट्स का हाल है, पाकिस्तान दुनिया भर की मार्केट्स जो है वो इस्लामाबाद की तरफ सांस रोके हुए देख रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये इतना लेट वो नहीं करेंगे। ज़ाहिर है मई में दौरा है उनका चाइना का, तो वो चाहेंगे कि जितनी जल्दी इससे जान छुड़ाएं इतना अच्छा है। उनकी अपनी डोमेस्टिक पॉपुलैरिटी पे भी फ़र्क पड़ रहा है, आप सर्वेज देख रहे होंगे। वो चाहते हैं कि वो जो एक मिस स्टेप था जो ईरान पे हमले का, वो उसको जितनी जल्दी उसे जान छुड़ा के एक डील की तरफ आएँ और फिर सारी दुनिया यही, और अपनी ऑडियंस भी जल्दी ये भूल जाएगी कि जो हुआ था, बल्कि ये देखेगी कि ये अमन के पैगंबर हैं, अभी भी सुलह कर ली है। और ये एक विन होगी अगर ईरान की तरफ से उनको ये चीज़ लेने में कामयाब हो जाते हैं कि यूरेनियम अफजूदगी वो रोक देंगे और न्यूक्लियर वेपन्स को कुछ अरसे के लिए वो कहेंगे कि जी जैसे वो चाह रहे हैं 20 साल और ईरान चाह रहा है कि 5 साल 7 साल, तो दरमियान में कोई आ जाएगा एक नुक्ता, तो उस पर वो क्रेडिट लेंगे और फिर सारी दुनिया को वही, जिस तरह के वो पॉलिटिशियन हैं, जिस तरह वो अपने अवाम को बताएंगे कि देखें मैं आपके लिए अमन लाया हूँ जिससे मार्केट्स भी बेहतर हुई हैं और ईरान को भी मैंने रोक दिया है और सारा कुछ हो गया। तो वो खुद, मेरा ख्याल है जो आपके सवाल का जवाब है कि वो जल्दी वाला ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे और खुद आ जाएंगे। और एक अनप्रेडिक्टेबल सियासतदान भी हैं, कन्वेंशनल पॉलिटिशियन भी नहीं है वो, तो उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। वैसे एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, हमारे लिए भी है ऑलरेडी, कि डोनाल्ड ट्रंप अपने अलावा किसी की तारीफ नहीं करते। वो तो बड़े बड़े नेटो के ममालिक और तगड़े ममालिक के सरबराहान को रगड़ देते हैं। अगले दिन इमैनुअल मैक्रोन को उन्होंने जो तंज किया बीवी वाला और वो सारा। लेकिन ये हैरत ज़दा करने वाली बात है कि पाकिस्तान के मिलिट्री चीफ को वो जिस कदर प्रेज करना अपना फ़र्ज समझते हैं, तो इस वक्त इंडिया तो इस सारे मामले को जिस तरह से देख रहा है, जाहिर बात है वो उनके लिए भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। बट हाउ डू यू सी कि पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक पोस्चर कितना बड़ा है? मतलब ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट तो है, बहुत बड़ा है। अगर आप पिछले साल हमसे पूछते मई से पहले कि कभी ऐसा होगा, तो मुझे ये ख्वाब लगता कि ये इम्पॉसिबल है। आपको पता है जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्ट हुए थे तो पाकिस्तान में तो ये कहा जा रहा था कि जब डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो यहाँ पर कोई तब्दीली आएगी क्योंकि वो इनसे खुश नहीं होंगे। मगर किसी ने नहीं सोचा था कि जनरल आसिम मनीर की इतनी तारीफ़ें करेंगे कि वो हर
हर इंटरेक्शन में ये शायद लाजमी समझते हैं, एक जो उनके टॉकिंग पॉइंट्स होते हैं उसमें तारीफ़ करना सिर्फ जनरल आसिम मुनीर साहब की नहीं करते फील्ड मार्शल की, बल्कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का भी बड़े अच्छे अल्फाज में जिक्र करते हैं। उस दिन भी जब प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट की थी तो उन्होंने बड़ी तारीफ़ की थी कि वो बड़े रिस्पेक्टेड आदमी है। तो मैं समझता हूँ जो नोबेल प्राइज़ के लिए पाकिस्तान ने उनको नॉमिनेट किया था वो एक मास्टर स्ट्रोक था। लोग कहते हैं कि यार ये क्यों किया गया, क्या गलत किया गया, लेकिन आप देखें कि एक ऐसे सदर जिनसे कोई भी महफूज नहीं है और वो आपकी इतनी तारीफों पे आ गए हैं और आपको ऐसा रोल मिल गया है। अब देखें कि अगर हम समझाने की पोजीशन में भी हैं, अब ट्रंप को समझाने वाला कोई नहीं है, वैसे वो एक गुडविल क्रिएट ही है और उससे पाकिस्तान का आप देखें कि पूरे मुल्क को कितना फायदा होगा। शहबाज शरीफ साहब ने चंद लफ्ज बोले हैं ना, लेकिन पाकिस्तान को कितना फायदा हो गया कि ये रोल कोई दुनिया के 200 ममालिक से ज्यादा हैं कोई प्ले करने को तैयार नहीं, ना कोई कर सका है कि दुनिया में सिर्फ एक नेगोशिएटर है इस पीस के लिए। दुनिया को तीसरी आलमी जंग से बचाने का एक ही मुल्क है और वो ऑनर पाकिस्तान को मिली है। शायद उसकी वजह यही है कि इन लोगों ने उनके साथ बात अच्छी की, इनको पता लग गया कि इनके साथ डील कैसे करना है, इनको इज्जत देनी है, इनसे इज्जत लेनी है, इनके साथ बातचीत कैसे करनी है। मेरा ख्याल है ये डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक था और पाकिस्तान की जो इज्जत हो रही है और जो डिप्लोमेसी में पाकिस्तान जो स्ट्राइड्स भर रहा है वो हमने अपनी लाइफ टाइम में तो कभी नहीं देखा कि पाकिस्तान को गूगल पर इतना सर्च किया जाए, दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स के फ़ोन आए। अब 43 लीडर से बात की थी सिर्फ 2 हफ्तों में। इसहाक डार साहब ने कल फॉरेन ऑफिस बता रहा था, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की, स्टोरीज छप रही न्यूयॉर्क टाइम में, इस्लामाबाद कॉलिंग कि पूरी दुनिया, इस्लामाबाद पूरी दुनिया को कॉल कर रहा है, पूरी दुनिया से इस्लामाबाद में कॉल्स आ रही हैं पूरी दुनिया। तो ये मेरा ख्याल है हमारे जो आने वाली जनरेशन हैं वो भी इसको एक हिस्टोरिक पॉइंट के तौर पर याद रखेंगे। बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक और डेवलपमेंट भी आई गेस पैरेलल चल रही है और वो पाकिस्तान की सिफारतकारी, और जारी बात है कि पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और सऊदीया की पहले रियाद में मुलाकात हुई, फिर इस्लामाबाद में, और अब तुर्की में भी ये बात हो रही है। इसमें एक रीजनल प्लेटफॉर्म जो है, सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म, फ्रेमवर्क नहीं, प्लेटफॉर्म की बात हो रही है कि कोई इत्तेहाद बने। SMDA तो अलग है, लेकिन इस तरह का भी कुछ इम्कानात हैं कि एक और सरप्राइज भी पाकिस्तान दे, जो कि दुनिया जिसे कहीं मुस्लिम नेटो की बुनियाद कहती है बिल्कुल इसके बिल्कुल इम्कानात हैं। आप देखें उसके वर्किंग लेवल के टॉक्स भी हो रहे हैं। कल हम फॉरेन ऑफिस में थे, हमने ये सवाल भी किया तो उन्होंने कहा जी हमारा ये प्री डेट करता है, इस कॉन्फ्लिक्ट से पहले ही हम 4 जो है एक सिनर्जी थी थॉट्स की और हम बात भी कर रहे थे, पाकिस्तान, मिस्र, सऊदी अरेबिया और तुर्की। तो इसके मिलिट्री अलायंस में कन्वर्ट हो जाने पे मुझे कोई हैरत नहीं होगी, बल्कि ये इस पे सीरियसली बात चल रही है और इस पे आपको पता है सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया नहीं, इंटरनेशनल मीडिया भी इस पे पहले भी बात कर चुका है कि तजवीज़ देर हो रहा है। और शायद कतर जिस तरीके से कल प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने इस्तकबाल दिया, जिस तरह उन्होंने राफेल जेट उनके साथ एस्कॉर्ट करने के लिए भेजे, उससे लगता है कि कतर में भी विलिंगनेस है। और दुनिया में आप देखें मिडिल पावर के तौर पर पाकिस्तान इज़ पंचिंग अबव इट्स वेट और दुनिया भी इसको इस तरीके से वो दे रही है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा मौका होगा कि पाकिस्तान इस तरह के किसी अलायंस को कॉबल टुगेदर कर ले। और अभी जो खलीज में जंग हुई है उसके बाद भी खलीजी ममालिक को एहसास हुआ है कि यहाँ पे जो सऊदी अरब ने SMDA किया था पिछले साल सितंबर में पाकिस्तान के साथ, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, उस तरह की कोई और अलायंस बनाया जाए। और आप देख लें कि जो पाकिस्तान का अलायंस है उससे फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ है और जो बाकी अलायंस हैं वो इररेलेवेंट हो गए। बिल्कुल। और सऊदी अरब ने जल्दी भांप लिया कि US सिक्योरिटी गारंटीज आर नॉट इनफ, और उनकी दूरअंदेशी थी और उसका उन्हें इस जंग में फ़ायदा भी हुआ। ईरान ने सऊदी अरब के हवाले से पॉलिसी में नरमी रखी कंपैरेटिवली बाकी अरब स्टेट्स के, और अब उम्मीद है कि एक रीजनल फ्रेमवर्क भी बने। बहुत बहुत बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन इकराम, इसी के साथ मखदूम शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।